नमस्ते बच्चों। कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 10वीं कक्षा में यानी 10th स्टैंडर्ड में पिछले पाठ में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पद्य में मातृभूमि पाठ 4 को देखा था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये पूरा हमने पद्य के रूप में देखा था। उसके बाद गद्य में ऐसे ऐसे लेसन एकांक एक नाटक को देखा था। और उसके बाद व्याकरण में विशेषण। इस प्रकार मैंने सारा आपको पद्य गद्य और व्याकरण पूरे को चलाया था। आज हम ये तीनों को कैसे देखने वाले हैं? पुनरावृत्ति रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चा, हम पाठ 4 में मातृभूमि, ये कौन लिखा था, ये कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्ता। उन्होंने इस पद्य में क्या बोला था? राष्ट्रीय कवि गुप्ता जी ने इस कविता में मातृभूमि की महिमा को बखान करते हैं। जन्मभूमि की प्रकृति शोभा किसके मन को आनंदित नहीं करती? मातृभूमि भारतवर्ष के भौगोलिक स्वरूप में से सर्वस्व के दर्शन करते हैं। इस प्रकार इन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छा सा अपने मातृभूमि को प्रशंसा करके इस पद्य में बोला है। आज हम इस पद्य का कठिन शब्दार्थ, प्रश्न और उत्तर, ईआरसी पूरा अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 4 அந்த பத்தியில மாத்ருபூமி இருக்கு இல்லையா, அதில் फर्स्ट रोमन लेटर कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। परिधान, पहनावा, मेखला, करगनी, कग, वृद्ध, पक्षी, समूह, पवन, वायु, हवा, तरु, रश्मि, राशि, वृक्ष समूह, पयोद, मेघ, फर्श, बिछी हुई कालीन, बिछावन, शैल, श्रेणी, पर्वतों की पंक्ति, चारु सुंदर, प्रिय शेन, मंगल, दुख हरती, दुख हरने वाली, त्राण रक्षा। अच्छा बच्चों, अब हम क्या देखने वाले हैं? प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, पार्ट 4 में अब हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट वन, मैथिली शरण गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ? मैथिली शरण गुप्ता का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश झांसी जिले में स्थित चिरगांव नामक गांव में हुआ। सेकेंड वन, मैथिली शरण गुप्ता की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? साकेत मैथिली शरण गुप्ता का महाकाव्य है। पंचवटी, जयद्रथ, यशोधरा आदि उनके खंड काव्य है। भारत भारती, नहुष, काबा, कर करबला, जय भारत, किसान, रंग में भंग, पृथ्वी पुत्र आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्ता ने अपनी मातृभूमि कविता में क्या संदेश दिया है? आंसर, मैथिली शरण गुप्ता अपनी मातृभूमि कविता में कहते हैं कि भारत का आकार परमात्मा जैसा है। यहाँ कई नदियाँ बहकर देश को संपन्न रखती है। मौसम एक के बाद एक सही समय पर आते हैं। जो भी सुविधाएं चाहिए वे सारी सुविधाएं यहाँ मिलती है। इस तरह भारत हर तरह से हमारी सेवा करता है, इसलिए हमें अपने देश से प्राणों से अधिक प्यार करना चाहिए। कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता में यही संदेश देते हैं। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। मातृभूमि कविता का प्रकृति चित्रण कीजिए। आंसर, भारत प्रकृति सौंदर्य से भरा देश है। बादल पानी बरसकर भारत का अभिषेक करते हैं। पेड़ फूलों का बरसाकर भारत की अर्चना करते हैं। भारत में कई नदियां बहती है, उन नदियों का पानी निर्मल और मीठा है। यहाँ जो हवा बहती है वह ठंडी है, मंद है, खुशबूदार है। यहाँ बहार, गर्मी, बरसात, शरद, पतझड़, सर्दी आदि 6 कृतियाँ एक के बाद एक नहीं सही क्रम में आती है। घास का मैदान मखमल का मैदान जैसा है। यहाँ कई तरह के फूल खिलते हैं, कई तरह के फल मिलते हैं। यहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। यहाँ के खानों में कई प्रकार की दांतुएँ मिलती है।
यहाँ शौल मालाएं दूर दूर तक फैली है। फिफ्थ क्वेश्चन, मैत्री शरण गुप्ता मातृभूमि के संतान किसे मानते हैं? मैत्री शरण गुप्ता भारत में रहने वाले सभी को मातृभूमि की संतान मानते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मातृभूमि के विविध रूप का परिचय दीजिए। मातृभूमि सबको क्षमा करने वाली है, वह जीवों पर दया करने वाली है, सबको कुशल क्षेम रखने वाली है, वह अमृतमयी और सबकी भलाई करने वाली है। मातृभूमि अपनी संतानों का उचित ख्याल रखने वाली है, वह प्रेममयी और सबसे प्रेम करने वाली है, वह वैभवों से भरी और सबको वैभव प्रदान करने वाली है, वह पूरे संसार को पालने वाली है, वह सबके दुखों को दूर करने वाली है, वह दिलों से भय को दूर करने वाली है। मातृभूमि सबको शांति देने वाली है, सबको सुख प्रदान करने वाली है, वह शरण मांगने वालों को शरण देने वाली है, वह सबकी रक्षा करने वाली है, वह हम सबकी माँ है। थर्ड रोमन लेटर साप्रसंग व्याख्या कीजिए। फर्स्ट वन, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन कगवृद शेषफन सिंहासन है। अब हम इसका व्याख्या संदर्भ सब देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम ईएस का फर्स्ट का कंटिन्यूशन देखेंगे। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रसंग, ये पद्यांश मातृभूमि नामक कविता से दिया गया है। ये राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्ता की कविता है। कवि अपनी मातृभूमि से असीमित प्रेम करते हैं। वे भारत का गुणगान करते हैं। आकार और आचार में भारत उनको भगवान का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। इसी पुलक में वे यह पद्यांश गाते हैं। व्याख्या, कवि अपनी मातृभूमि भारत से कहते हैं कि हे मातृभूमि तुम हरी भरी हो, तुम्हारे तट पर नीले रंग का आकाश बहुत सुंदर लगता है, चांद और सूरज दोनों तुम्हारे मुकुट है, समुद्र तुम्हारी मेखला है, तुम्हारी नदियों में पानी के साथ साथ प्यार भी बहता है, तारे सब अर्चना के फूल है, पक्षी सब भक्त जन बनकर तुम्हारी प्रशंसा में गीत गाते हैं, बादल पानी बरसा कर तुम्हारा अभिषेक करते हैं। हे भारत भूमि, तुम्हारे इस वेश पर मैं स्वयं अपने को त्याग सकता हूँ। तुम सचमुच भगवान की सगुण मूर्ति हो। विशेषता, हर कवि देशभक्त होता है। देश का गुणगान करना कवियों का प्रिय काम है। इस पद्यांश का हर शब्द देशभक्ति से सना है। सेकेंड ईयर से देखो, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है सुधामयी, वात्सलमयी तू प्रेमीमयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री है, भय निवारणी शांतिकरिणी सुखकत्री है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान अब तुम जननी तू प्राण है। प्रसंग सेम है, प्रसंग मैंने एक बार पढ़ दिया, प्रसंग और वाटी मिस படிச்சிட்ட சேம் பிரசங். இப்போ வியாக்கியா இதில் நான் செகண்ட் ஒன் படிக்க போகிறேன். ये देखो बच्चों, இப்போ सेकेंड वन प्रसंग கொஞ்சம் தான் डिफरेंटा இருக்கு. नीचे प्रसंग है, அதை படிச்சுக்கோங்க. मैं एक बार पढ़ के दिखाती हूँ. प्रसंग, यह पद्यांश मातृभूमि नामक कविता से दिया गया है। यह राष्ट्रीय कवि मैत्री शरण गुप्ता की कविता है। कवि अपनी मातृभूमि से असीमित प्रेम करते हैं। वे भारत का गुणगान करते हैं। भारत हर तरह से अपनी संतानों की रक्षा करता है। कवि अपने इस विचार से इस पद्यांश में प्रकट करते हैं. இப்போ व्याख्या பார்க்கலாம். कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम सबको क्षमा करने वाली हो, तुम सब जीवों पर दया करने वाली हो, तुम सबको कुशल क्षेम रखने वाली हो, तुम अमृतमयी और सबकी भलाई करने वाली हो, तुम वात्सल्यमय और अपनी संतानों का उचित ख्याल रखने वाली हो, तुम प्रेममयी और सबसे प्रेम करने वाली हो, तुम स्वयं वैभवों से भरी हो और सबको वैभव प्रदान करने वाली हो, तुम पूरे संसार को पालने वाली हो, तुम सबको दुख को दूर करने वाली हो, तुम लोगों के दिलों से भय को दूर करने वाली हो, तुम सबको शांति देने वाली हो, तुम सबको सुख प्रदान करने वाली हो, तुम शरण मांगने वाली को शरण देने वाली हो, तुम सबकी रक्षा करने वाली हो,
हे मातृभूमि, तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी संतान हैं। तुम ही हमारे प्राण हो। विशेषता, हर कवि देशभक्त होता है। देश का गुणगान करना कवियों का प्रिय काम है। इस पद्यांश का हर शब्द देशभक्ति में सना है। अच्छा बच्चों, ये पद्य पार्ट 4 मातृभूमि यहाँ पे हो रहा है। अब हम दूसरा पद्य अब्दुल रहीम खान खाना को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 5 विधवों पद्य था अब्दुल रहीम खान खाना। फर्स्ट हम दोहा को देखेंगे। फर्स्ट वन, मांगे गठत रहीम पद कि तो करो बड़ काम, तीन पगई वसुधा धरी तऊ बावने नाम। सेकेंड वन, रहीमन जिहुआ बावरी कही गई सरक पताल, आप तो कही भीतर गई जूती खात कपाल। थर्ड वन, अंतर दाव लगी रहे धुआं ना प्रगटै सोय, कई जे आपन जान ही कई जिही बीती होय। फोर्थ वन, रहीमन विपदाहु भली जो तोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। अब कठिन शब्दार्थों को इस पद्य का देखेंगे। घटत घटता है, कितो कितना, पगई पग, वसुधा भूमि, तवु तो भूमि, बावने वामन, जिहुआ जीभ, बावरी पगली, कही गई कहकर गई, सरग पाताल ऊंच नीच, आपू स्वयं भीतर अंदर, खात खाता है, कपाल सिर, दाव दावगिन, कई या जिय हृदय, आपन आप जान ही जानता है, जिही जिस पर, विपदाहु विपत्ति भी, थोड़े 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 थोड़े, हित भलाई चाहने वाला, या जगत में इस जगत में, जानी परत जान पड़ता है। अब हम इस पद्य का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम अब्दुल रहीम खान खाना का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रहीम के काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। रहीम की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। जग प्रसिद्ध उदाहरणों से अपनी बात समझाना उनकी खूबी है। मुहावरों के समुचित प्रयोग से उनकी कविता मनोहर लगती है। उनकी रचनाओं में हर अलंकार पाया जाता है। सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन करने की उनकी शैली अद्भुत है। रहीम की कविता व्यवहारिक भाषा में रचित, सरल और सुबोध है। सेकेंड क्वेश्चन, रहीम ने विपदा को क्यों बलि माना है? शान शौकत के समय में हर कोई हमारे साथ रहता है, इसमें आश्चर्य नहीं है, मगर मुसीबतों के समय झूठे मित्र हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारी मदद करने नहीं जा आते। जो सच्चा मित्र है, जो सचमुच हमारी भलाई चाहता है, वह मुसीबतों में भी हमारे साथ रहता है और हमारी मदद करता है। मुसीबत के समय में ही पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। इसलिए रहीम ने विपदा को भली माना है। अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन, रहीम मांगने की वृत्ति के बारे में क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं कि कोई आदमी बड़े पद में रहकर बड़ा काम करने वाला हो सकता है, फिर भी यदि वह दूसरों से कुछ मांगेगा तो उसके पद का गौरव घट ही जाता है। बड़ा व्यक्ति भी मांगने के कारण छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु ने एक पैर से भूमि को नापा और दूसरे पैर से आकाश को ही नाप दिया। ये सचमुच विकट और महान कार्य है, मगर यह बात का काम था। इससे पहले जब वे बलि चक्रवर्ती से मांगने गए थे, तब छोटा रूप धारण कर गए थे। 52 अंगुल के थे और 52 उनका नाम था। मांगने वाला छोटा हो जाता है, चाहे वह भगवान भी क्यों ना हो। फोर्थ क्वेश्चन, रहीम जिहुआ की नियंत्रण रखने की सलाह क्यों देती है? रहीम कहते हैं कि शरीर के अंगों में ये जीभ बावली होती है। वह पागल होकर दूसरों को भला बुरा कहती है, पर दूसरों की निंदा करके मुंह के अंदर जाकर छिप जाती है। जीभ की निंदा सुनकर जो कृंद होता है, वह जीभ को दंड नहीं देता, मगर जूता उठाकर सिर पर मारता है। दूसरों की निंदा करने वाले का अनिष्ट होगा। जीभ को नियंत्रण में रखना ही हानि से बचने का एकमात्र उपाय है। इसलिए रहीम जिह्वा को नियंत्रण में रखने की सलाह देते हैं।
इसमें आने वाला ईआरसी को आप एक ग्लांस देख लीजिए। देखो बच्चों, आप पद्य में 2 लेसन्स को हमने देख दिया। अब हम गद्य में पार्ट 13 ऐसे ऐसे एक एकांकी मैंने नाटक आपको चलाया। मोहन ने पेट के दर्द का बहाना बनाकर सबको, अपने माँ बाप, अड़ोस पड़ोस को तंग करता था। अध्यापक आने के बाद उसने सारे सीक्रेट को बता दिया। हाँ, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया इसलिए वो बहाना बनाया था। सब लोग मोहन को देखकर हंसने लगे। अच्छा बच्चों, ये हम इस एकांकी की कहानी में सारा देखा है। अब हम इसे पुनरावृत्ति रिवीजन में क्या क्या देखने वाले हैं। प्रश्न और उत्तर को, एक वाक्य में उत्तर, 5 वाक्य में उत्तर, दोनों को एक साथ में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, अब हम गद्य में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। प्रश्न का जवाब दीजिए। फर्स्ट वन, ऐसे ऐसे एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। मोहन, मोहन की माँ, मोहन के पिता, पड़ोसी दीनानाथ, मोहन के मास्टर, वैद्य, डॉक्टर, पड़ोसिन आदि ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र हैं। इनमें मोहन और उसके मास्टर को प्रमुख पात्र माना जा सकता है, क्योंकि मोहन की समस्या के साथ एकांकी आरंभ होता है और मास्टर के समाधान के साथ अंत होता है। सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे एकांकी की विशेषता बताइए। मोहन पेट दर्द का बहाना करता है, इसलिए ठीक से कह नहीं पा रहा है कि उसके पेट में क्या हो रहा है, इसलिए ऐसा ऐसे कहता रहता है जिसे कोई भी समझ नहीं पाते, मगर मास्टर जी सच्चाई जानते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे यानी चुटकी भर की देर में बिना कोई दबाए दिए पेट दर्द। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर का कंटिन्यूशन आप देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर को दूर कर देते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे इस एकांकी के लिए उचित शीर्षक है। सामान्य भाषा में सुंदर शैली में लिखे जाने के कारण एकांकी रोचक हो गया है। पात्रों का चित्रण खूब हुआ है, खासकर वैद्य और डॉक्टर के पात्रों का चित्रण खूब हुआ है। दोनों का धंधा एक है, मगर उन दोनों के व्यवहार में फर्क है। इसका चित्रण खूब किया गया है। पड़ोसी और पड़ोसिन भी अच्छा बोलते हैं, मगर सीमा का उल्लंघन नहीं करते। पात्रों के अनुसार शब्द चयन करने में विष्णु प्रभाकर माहिर है। इस एकांकी के पात्र भी वही शब्द बोलते हैं जो शब्द समाज में ऐसे व्यक्तियों से बोले जाते हैं। एकांकी चरम सीमा को तो नियमों की सीमा के अंदर, मगर कल्पना की सीमा के बाहर है। मास्टर मोहन को ना डराते हैं ना धमकाते हैं। 2 दिन की मोहलत देकर काम पूरा करने को कहते हैं। 4-5 पन्नों तक हमारी कुतूहलता बढ़ती जाती है और चरम सीमा को पढ़कर संतोष के साथ शांत होती है। कथावस्तु, शीर्षक, भाषा शैली शैली पात्र शैली स्पेलिंग गलत है, கோடு போட்டு மேலே 2 கோடு போடுங்க। शैली, पात्र चित्रण, चरम सीमा आदि सभी बातों में सुंदरता बिखेरने इस एकांक की बड़ी विशेषता है। थर्ड क्वेश्चन, मोहन के पेट के दर्द का कारण क्या था और ये दर्द क्यों हुआ। वास्तव में मोहन के पेट में दर्द ही नहीं था, ये मात्र बहाना था। मोहन ने स्कूल का कुछ कार्य नहीं किया था, उसने पाठ्य पुस्तक के सवालों का जवाब नहीं लिखा था। 1 महीने बाद भी उसने कॉपी पूरी नहीं की। स्कूल जाने पर अध्यापक कॉपी मांगेंगे और ना देने पर डांटेंगे, इसलिए मोहन स्कूल जाना नहीं चाहता था। माँ बाप से सच्ची बात कहेगा तो स्वयं माँ बाप डांटेंगे। ऐसी परिस्थिति में मोहन ने स्कूल जाने से बचने के लिए कोई बहाना ढूंढा, इसलिए उसने पेट का दर्द बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन, माँ मोहन के पेट में दर्द से क्या परेशान हुई और वैद्य से क्या बोले। मोहन सुबह अच्छा था, स्कूल जाने के वक्त अचानक बीमार पड़ गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। वह ठीक से कह भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। मोहन माँ माँ कहकर जोर से कराहने लगा। माँ ने, इसका कंटिन्यूशन देखेंगे। ये देखो बच्चों, இப்போ फोर्थ थोड़ी है आंसर, कंटिन्यूएशन देखेंगे। हिंग, चूरन, पेपरमिंट सब दिया, मगर दर्द ठीक नहीं हुआ। इसलिए मोहन की माँ ने समझा कि उसे कोई खतरनाक बीमारी हुई है, इसलिए वह परेशान हुई। वह सोचने लगी कि वैद्य जी आ जाते हैं तो अच्छा होता। वैद्य आकर दवा देंगे तो मोहन ठीक हो जाएगा।
ऐसा समझकर माँ वैद्य की प्रतीक्षा करने लगी। फिफ्थ क्वेश्चन, मोहन के ऐसे ऐसे करने का नतीजा क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे करने लगता तो माँ बाप घबरा जाते हैं। पहले वैद्य को और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। दोनों दवाइयाँ देते हैं। इतने में स्कूल मास्टर आते हैं। वे मोहन के पेट दर्द का असली कारण बताते हैं और उसको 2 दिन की छुट्टी देते हैं। वे कहते हैं कि इन 2 दिनों में तुम प्रश्न उत्तर लिख दो। सिक्स्थ क्वेश्चन, मास्टर जी ने ऐसे ऐसे कहकर मोहन के पेट दर्द को कैसे दूर किया? मोहन स्कूल के कुछ पाठों को प्रश्न उत्तर नहीं लिखता। वह स्कूल जाने से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना करता है। वह इतना ही कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य और डॉक्टर भी बात को पकड़ नहीं मार पाते। मास्टर जी मोहन को देखने आते हैं। वे आसानी से पता लगाते हैं कि मोहन के पेट दर्द का असली कारण क्या है। वे मोहन के 2 दिन की छुट्टी देते हैं। वे कहते हैं कि इन 2 दिनों में तुम स्कूल का काम पूरा कर दो। इससे तसल्ली पाकर मोहन बिस्तर से उठता है। उसका पेट दर्द दूर हो जाता है। अच्छा बच्चों, हमने गद्य को अब कंप्लीट कर दिया। अब हम व्याकरण में विशेषण को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब व्याकरण विशेषण में आ गई है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता आकार, गुण, संख्या आदि प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। फर्स्ट वन गुणवाचक विशेषण, सेकेंड वन संख्यावाचक विशेषण, थर्ड वन परिणामवाचक विशेषण, फोर्थ वन सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण है। उदाहरण, वह सज्जन है, गोपाल लंबा है। सेकेंड वन संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बोध कराने वाले विशेषण। उदाहरण, 4 लड़के, चौथा वर्ग। थर्ड, परिणामवाचक विशेषण किसी वस्तु के माप, तौल या परिणाम का बोध कराने वाले विशेषण। उदाहरण, 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। फोर्थ वन सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसी की ओर निर्देश या संकेत करने के लिए सर्वनाम से बने विशेषण। उदाहरण, वह सुंदर है, वे लड़के नटखट है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपका पूरा पुनरावृत्ति रिवीजन समाप्त हो रहा। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। बच्चों प्लीज़ आप लोग 10th स्टैंडर्ड हो, ध्यान से पढ़ाई में करो, लिख कर देखो बार बार, अच्छा सा पूरा पढ़ के पूरा मार्क लो टेस्ट में। धन्यवाद बच्चों।